नमस्कार, आप देख रहे हैं धी टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया दिस वीक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं हफ्ते भर की उन तमाम खबरों से जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना रुके खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किया लॉन्च। उद्देश्य भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना। अब डिजिटल इंडिया के निर्माण की परिकल्पना को साकार करना हो सकेगा मुमकिन। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच नमामि गंगे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हुए हस्ताक्षर। जल्द ही गंगा नदी का होगा कायाकल्प। विश्व बैंक ने $400 मिलियन प्रदान किए। द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत ने 34वां स्थान किया प्राप्त। सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया। उत्तराखंड में लगा प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार। बारिश, तूफान या अंधड़ के साथ तेज हवाओं के यहां पहुंचने से पहले ही जानकारी मिल पाएगी। एहतियात बरतना भी हो जाएगा आसान। 2005 में लगाया गया था देश का पहला डॉपलर वेदर रडार। कोरोना महामारी के खिलाफ मिल रही है बड़ी मदद। दिल्ली में बना देश का पहला प्लाज्मा बैंक। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं बड़ी मदद। माई लैब ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया कॉम्पैक्ट एक्सएल, एक कार्ट्रिज आधारित मशीन एक साथ कई नमूने संभालने व परीक्षण करने में सक्षम। 6 जुलाई को असम सरकार ने देहिंग पटकाई को लेकर किया एक फैसला। जल्द ही देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। 2004 में इसे किया गया था वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित। और भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। 5 समझौता ज्ञापनों के तहत शामिल हैं विभिन्न परियोजनाएं। और अब खबरें विस्तार से। देश को आत्मनिर्भर और डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। देखिए क्या है ये चैलेंज इस रिपोर्ट में। भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और उसका निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार द्वारा भारतीय ऐप्स के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और ऐप्स निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। ये 2 ट्रैकों में चलेगा, मजबूत ऐप्स का संवर्धन और नए ऐप्स का विकास। क्या है ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज? हाल ही में प्रारंभ किए गए ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज का ध्यान उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करने पर होगा जिनका पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और उनमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है तथा वो अपनी श्रेणी में विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता रखते हों। लीडर बोर्ड पर ऐप दिखाने के लिए विभिन्न नगद पुरस्कारों और प्रोत्साहन के साथ ये इनोवेशन चैलेंज एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश करेगा। मूल्यांकन के प्रमुख मापदंडों में उपयोग में आसानी, सुरक्षा, मजबूती और गोपनीयता शामिल होगी। इसमें भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप को टेक समाधानों का निर्माण करने, वित्त पोषण करने और जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो न केवल भारतीय लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों के काम आएगा।
इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत सहित पूरी दुनिया के लिए भारत में निर्माण। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ट्रैक 1, जिसको 8 व्यापक श्रेणियों में लॉन्च किया जा रहा है। कार्यालय उत्पादकता और घर से काम, सामाजिक नेटवर्किंग, ई लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, एग्रीटेक और फिनटेक सहित व्यवसाय, समाचार और खेल। क्या है ट्रैक 2 ऐप इनोवेशन चैलेंज? ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद सरकार आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के ट्रैक 2 को भी लॉन्च करेगी, जो भारतीय स्टार्टअप उद्यमियों, कंपनियों की पहचान करने का काम करेगा और उन्हें नए विचार लाने, उन्हें पोषित करने, उनकी प्रतिमूर्ति बनाने और उनके अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये ट्रैक दीर्घकालिक समय तक चलेगा, जिसका विवरण अलग से प्रदान किया जाएगा। वहीं विश्व बैंक और भारत सरकार ने नमामि गंगा कार्यक्रम में सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन प्रदान किए हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है। विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए $400 मिलियन प्रदान किए हैं। एक नजर नमामि गंगे कार्यक्रम पर। ये एक छाता कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत पिछली और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को दक्षता बढ़ाने, तालमेल स्थापित करने तथा व्यापक और बेहतर समन्वित हस्तक्षेप के माध्यम से एकीकृत किया जाता है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा राज्यों द्वारा संचालित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। क्या है राष्ट्रीय गंगा परिषद? राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना अक्टूबर 2016 में गंगा नदी के प्राधिकार के आदेश 2016 तहत की गई थी। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। एनजीसी में गंगा बेसिन के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होंगे तथा इसकी प्रतिवर्ष एक बार बैठक होती है। आइए एक नजर डालते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों पर। अपशिष्ट अपशोधन, अवसंरचना, नदी तल की सफाई, वनीकरण, औद्योगिक प्रदूषकों की निगरानी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैव विविधता, जन जागरूकता, गंगा ग्राम। नमामि गंगे कार्यक्रम की आवश्यकता गंगा नदी का भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्य है। हिमालय से निकलकर तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हुई ये नदी उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों से होकर 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। गंगा बेसिन, जो नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, भारत के कुल भूभाग का 26% है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। वहीं भारत के रियल एस्टेट उद्योग का स्तर, उसकी पारदर्शिता बड़ी है, जिसके लिए ग्रेटी में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है ग्रेटी? देखिए इस रिपोर्ट में। सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी GRETI में 34वां स्थान प्राप्त किया है। क्या है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? GRETI सूचकांक ने दुनिया भर में अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के मामले में एक अनूठा बेंचमार्क स्थापित किया है और विदेशी बाजारों में निवेश और संचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में भी काम किया है। GRETI द्विवर्षीय रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संपत्ति और निवेश प्रबंधन सेवाओं फर्म जॉन्स लैंग लासेल द्वारा जारी किया गया है। GRETI पहली बार वर्ष 1999 में जारी किया गया था। इस वर्ष GRETI के 11वें संस्करण को चिन्हित किया गया।
GRETI यानी ग्रेटी के 11वें संस्करण में कुल 163 शहरों और 99 देशों को शामिल किया गया है। भारत में रैंकिंग की व्याख्या। भारत ने 2020 के संस्करण में 34वें स्थान पर रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया था, क्योंकि 2014 के संस्करण में भारत विश्व स्तर पर 39वें स्थान पर था। इस सुधार के लिए ग्रेटी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रेमवर्क में सुधार, RERA एक्ट 2016, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 2016, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आदि का उल्लेख किया है। 2020 में भारत का समग्र स्कोर ग्रेटी रैंकिंग 2.69 था। वहीं एक नजर डालते हैं इस रैंकिंग में अन्य देशों को कौन सा स्थान दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम को 1.31 स्कोर के साथ GRETI 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका को 1.35 और ऑस्ट्रेलिया को 1.39 को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं हांगकांग को 2.03 के साथ 15वां स्थान दिया गया है, जबकि ताइवान को 2.34 स्कोर के साथ 23वें स्थान पर रखा गया है। वहीं चीन की बात करें तो चीन को 2.59 के कुल स्कोर के साथ 32वें स्थान पर है। वहीं श्रीलंका 65वें स्थान पर है, म्यांमार 72वें स्थान और पाकिस्तान 73वें स्थान पर है। वहीं अब उत्तराखंड में बारिश, तूफान और तेज हवाओं से पहले उनकी जानकारी मिल पाएगी। जी हां, उत्तराखंड में प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया गया। हाल ही में उत्तराखंड में प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार लगाया गया। आपको उत्तराखंड में साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा याद होगी। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आए इस प्राकृतिक आपदा के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम नहीं थी, इसीलिए उत्तराखंड में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाने की मांग उठी। बारिश, तूफान या अंधड़ के साथ तेज हवाओं के यहां पहुंचने से पहले ही जानकारी मिल जाने से जरूर एहतियात बरतना भी आसान हो जाएगा। इन घटनाओं की जानकारी विभाग को 3 घंटे पहले ही पता चल जाएगी। इसके लिए प्रदेश का पहला डॉपलर रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित हो चुका है। टेस्टिंग होते ही ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई अंत से पहले ये रडार काम करना शुरू कर देगा। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित डॉपलर रडार मुक्तेश्वर के शीतोष्ण बागवानी संस्थान में स्थापित किया गया है। इस रडार की खासियत ये है कि बादलों के फटने जैसी घटनाओं के होने से पहले ही हमें जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, मुक्तेश्वर में स्थापित रडार 100 किलोमीटर के दायरे में 360 डिग्री एंगल पर कार्य करेगा। ये हिमालय समेत चारों दिशाओं के मौसम पर नजर रख सकेगा। इससे हवा की गति व दिशा, तापमान व आर्द्रता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आपको बता दें, डॉपलर रडार को स्थापित करने में 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं बताते चलें कि ये प्रदेश का पहला रडार है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के पौड़ी व टिहरी जिले में भी एक डॉपलर रडार स्थापित किया जाना है। मुक्तेश्वर में रडार लग जाने से कुमाऊं क्षेत्र के मौसम की सटीक जानकारी मिलने लगेगी। वहीं आपको बता दें, भारत में पहला डॉपलर वेदर रडार चेन्नई में 2005 में लगाया गया था। देश में बड़ी संख्या में डॉपलर वेदर रडार लगाने की पहल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। अब एक नजर डालते हैं, क्या है डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर वेदर रडार से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाली मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये रडार डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अति सूक्ष्म तरंगों को भी कैच कर लेता है। जब अति सूक्ष्म तरंगे किसी भी वस्तु से टकराकर लौटती हैं, तो ये रडार उनकी दिशा को आसानी से पहचान लेता है। इस तरह हवा में तैर रहे अति सूक्ष्म पानी की बूंदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी पता लगा लेता है। ये बूंदों के आकार, उनकी रडार दूरी सहित उनकी रफ्तार से संबंधित जानकारी को हर मिनट अपडेट करता है। ये डेटा के आधार पर यह अनुमान पता कर पाना मुश्किल नहीं होता कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी या तूफान आएगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा दोष ये है कि किसी मौसमी बदलाव की जानकारी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पहले दे सकता है। वहीं कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा बैंक एक बड़ी मदद बनकर उभर रहा है। आपको बता दें, देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया है। प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 मरीजों की जल्द रिकवरी के लिए मददगार है।
केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली में बना देश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी मदद कर रहा है। द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस दिल्ली में स्थापित, जहां भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। इस बैंक का उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए परीक्षण के रूप में उपयोग किए जाने वाली प्लाज्मा तक पहुंच को आसान बनाना। प्लाज्मा बैंक एंड ब्लड बैंक की भांति कार्य करता है तथा इसे विशेष रूप से कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए स्थापित किया गया है। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों तथा जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वो प्लाज्मा दान करने के योग्य हैं। प्रसूता महिलाओं का प्लाज्मा कोविड-19 के उपचार हेतु नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडीज फेफड़ों के कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। वहीं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, किडनी अथवा हृदय रोग से ग्रस्त तथा कैंसर सर्वाइवर प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा दान रक्तदान से किस प्रकार भिन्न है, आइए एक नजर डालते हैं। रक्तदान के विपरीत प्लाज्मा दान में रक्त से मात्र प्लाज्मा को निकाला जाता है तथा रक्त के अन्य घटक डोनर के शरीर में वापस आ जाते हैं। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा सहित कई घटक होते हैं। प्रति 2 सप्ताह में एक बार 500 मिलीमीटर प्लाज्मा दान किया जा सकता है, जबकि रक्तदान को 3 महीने में एक बार किया जा सकता है। अब एक नजर डालते हैं कि यह थेरेपी किस तरह से काम करती है। इस तकनीक में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से रक्त निकाला जाता है, फिर सीरम को अलग किया जाता है और वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी के लिए जांच की जाती है। सीरम जिसमें एंटीबॉडीज हैं, उसको कोविड-19 के रोगी को दिया जाता है जिनमें गंभीर लक्षण पाए जाते हैं। इससे रोगी को अप्रतिरोधी प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। वहीं पुणे में स्थित माई लैब ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक कॉम्पैक्ट एक्सएल नाम की मशीन विकसित की है। आपको बता दें, इसमें एक साथ कई नमूने संभालने और परीक्षण करने की क्षमता है। पुणे में स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कॉम्पैक्ट एक्सएल नामक एक कार्ट्रिज आधारित मशीन की शुरुआत की है। ये एक साथ कई नमूने संभालने व परीक्षण करने में सक्षम है। मशीन प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए नमूनों को संभालने और जांचने की आवश्यकता को कम कर देगी, क्योंकि एक व्यक्ति मशीन को संचालित करने में सक्षम होगा। क्या है कॉम्पैक्ट एक्सएल? कॉम्पैक्ट एक्सएल एक 4x3 बेंच टॉप मशीन है जो 100% स्वदेशी रूप से विकसित है और भारत में पहली मशीन है जो कोविड-19 के आणविक नैदानिक नमूने के परीक्षण के लिए आवश्यक मैनुअल प्रयोगशाला संचालन को पूरी तरह से स्वचालित करेगी। ये स्वचालित प्रणाली RNA, DNA आधारित परीक्षण, RT-PCR परीक्षण, प्लाज्मा, ऊतक, स्वाब और थूक के नमूने को संभालने में सक्षम होगी। 1 घंटे में मशीन द्वारा कुल 32 नमूनों को संभाला और परीक्षण किया जा सकता है। मशीन की कीमत 40 लाख रुपए है। आपको बता दें, मशीन के परीक्षण क्षमता भविष्य की मांग के आधार पर प्रति घंटे 32 से बढ़ाई जा सकती है। वहीं असम सरकार ने देहिंग पटकाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जल्द ही नेशनल पार्क में अपग्रेड की जाएगी। महीनों के विवाद के बाद असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। ये फैसला 6 जुलाई 2020 को लिया गया और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसकी घोषणा की गई। एक नजर डालते हैं क्या था ये विवाद। अप्रैल 2020 के महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरणविदों के नेतृत्व में एक विरोध अभियान चलाया गया था। यह अभियान स्टैंडिंग कमेटी की 57वीं बैठक के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा किए गए विवादास्पद निर्णय के कारण था। इस निर्णय के तहत साले के प्रस्तावित आरक्षित वन के 98.57 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न
कोल फील्ड को कोयला खनन के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गई थी। सोले की प्रस्तावित आरक्षित वन इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है, जो कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में है। वहीं विवाद के बाद इस स्थान पर 3 जून को कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई 2003 से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के इस स्थान पर खनन कर रही थी। इसके लिए असम के वन विभाग ने मई 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब एक नजर देहिंग पटकाई पर। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, पर बाद में 13 जून 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें, इस MOU को अफगानिस्तान के 4 प्रांतों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में विकास के लिए किया गया है। भारत और अफगानिस्तान ने 5 जुलाई 2020 को 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अफगानिस्तान के 4 प्रांतों फराह, नूरिस्तान, कपीसा, बदख्शान में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इन दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन 5 MOU पर भारतीय राजदूत विनय कुमार के साथ अफगानिस्तान की उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई, अफगान अर्थव्यवस्था मंत्री मुस्तफा मस्तूर और उप शिक्षा मंत्री अब्दुल सुफान रहूफ ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों और वहां की सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर भारत अफगानिस्तान विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नजर डालते हैं 5 समझौता ज्ञापनों के तहत शामिल विभिन्न परियोजनाओं पर। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 5 हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तहत शामिल सभी परियोजनाएं उच्च शिक्षा भवन के निर्माण, कक्षाओं के निर्माण, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सड़क के निर्माण से संबंधित है, जो फराह, बदख्शान, नूरिस्तान और कपीसा सहित देश भर में फैली हुई है। भारतीय दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में ये बताया कि भारत और अफगानिस्तान ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत 5 MOU पर हस्ताक्षर के माध्यम से अपने विकास साझेदारी को और मजबूत किया है, जो कि भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य में लागू की गई थी। वर्ष 2005 से भारत सरकार ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत पूरे अफगानिस्तान में 550 से अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए $200 मिलियन का भुगतान किया है। वहीं दूतावास के अनुसार इसमें से 400 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाएं अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। वहीं साल 2001 से अफगानिस्तान में भारत द्वारा $3 बिलियन की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें वर्ष 2016 में $1 बिलियन की राशि भी शामिल है, जो न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप योजना के तहत अफगानिस्तान को एकजुट, शांतिपूर्ण, बहुलतावादी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद करने की प्रतिबद्धता के तहत 5 साल से अधिक की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग ने भारतीय सोशल मीडिया ऐप तैयार किया। इसे देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सोशल मीडिया सुपर ऐप के रूप में देखा जा रहा है। इस अकेले ऐप में वो सारी खूबियां होंगी जिनके लिए लोगों को अभी अलग अलग ऐप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसमें सोशल कनेक्टिविटी के साथ चैटिंग, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, ई पेमेंट, ई कॉमर्स जैसे फीचर्स होंगे। ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यूजर्स के डाटा की सिक्योरिटी के लिए भी आर्ट ऑफ लिविंग की तरह से कहा गया है कि यूजर्स का डाटा देश में ही रहेगा। किसी भी थर्ड पार्टी को इसका डाटा बिना यूजर के स्पष्ट अनुमति के नहीं दिया जाएगा। धन्वंतरी रथ शहर में लोगों के घरों तक गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकल वैन है। इसे अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आरंभ किया गया है।
इन चिकित्सा वाहनों में अहमदाबाद नगर निगम के शहरी स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ आयुष चिकित्सक, चिकित्सा सहायक और नर्सिंग स्टाफ होते हैं। एक हिमालय तितली गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। मादा गोल्डन बर्डविंग को उत्तराखंड के डीडीहाट में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे बड़े नर गोल्डन बर्डविंग को मेघालय की राजधानी शिलोंग में वानखर तितली संग्रहालय में रिकॉर्ड किया गया है। अब तक दक्षिणी बर्डविंग नामक तितली देश में सबसे बड़ी तितली थी, जिसे वर्ष 1932 में रिकॉर्ड किया गया था। शिल्क पक्षियों के अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र मापक पंख का आकार होता है। मादा गोल्डन बर्डविंग का पंख 194 मिमी लंबा है, जो कि दक्षिणी बर्डविंग के पंख से थोड़ा बड़ा है। दिल्ली नगर कला आयोग वर्ष 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका प्रमुख कार्य दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्यपरक विशिष्टता की रक्षा, विकास एवं रखरखाव संबंधी विषयों में भारत सरकार को परामर्श देना है। यह किसी भी स्थानीय निकाय को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आयोग भारत सरकार के लिए नीति परामर्शी, नियोजन निकाय और विशेषज्ञ की त्रिआयामी भूमिका निभाता है। हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए अध्यादेश जारी। अध्यादेश के अनुसार राज्य में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 50,000 रुपए से कम वेतन की 75% नौकरियां आरक्षित होंगी। इस विधान के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाले रोजगार प्रदाताओं को कवर किया जाएगा। इस नियम की अधिसूचना की तिथि के बाद ये नियम भर्ती पर लागू होंगे। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास अधिवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। निजी कंपनियों द्वारा उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर राज्य सरकार को सूचित करना होगा। आपको बता दें, राज्य सरकार उनके लिए अन्य राज्यों से कर्मचारी भर्ती करने हेतु परमिट जारी करेगी। भारत में रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की थी। ये भारतीय रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ेगी। भारतीय रेल और BHEL के बीच सौर ऊर्जा परियोजना पर 9 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्देश्य देश की आगामी रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये DRDO IITH रिसर्च सेल विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसे DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर चेन्नई के विस्तार के रूप में स्थापित किया जाएगा। व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। कंपनी ने कहा है कि इस अभियान के जरिए वो बताएगी कि भारतीय एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाले मंच का इस्तेमाल करते हैं। इस अभियान के लिए व्हाट्सएप ने बॉलीवुड निदेशक गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी BBDO इंडिया की सेवाएं ली हैं। इसके तहत व्हाट्सएप 2 विज्ञापन बनाएगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे उसके संदेश भेजने, वीडियो कॉल करने या वॉइस संदेश भेजने के फीचर्स लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भारत में व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या आपको बता दें तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा है और ये उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। ये पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल
अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। ये जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। ये पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। आपको बता दें, ये पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारियां फैलने में सबसे ज्यादा भूमिका बैक्टीरिया की है। रोगी पशुओं व मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। इसे पशुजनित व पशुजन्य रोग भी कहते हैं। 8 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य में रैयतु दिनोत्सवम अथवा किसान दिवस के रूप में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती को रैयतु दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था, जब आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने एक सरकारी आदेश जारी किया था। युदुगुड़ी संदीप्त राजशेखर रेड्डी को लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने 2004 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के पूर्ण मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 2009 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने गए। लेकिन 2 सितंबर 2009 को YS राजशेखर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को किया अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। आपको बता दें, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहां प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से हटा दिया गया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन्स में ये पहले से मौजूद है, उनमें ये काम करते रहेंगे। इसीलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे सभी ऐप्स डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी करना पड़ा। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी हफ्ते भर की कुछ नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।